वेलकम अगेन। टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की पिछली वीडियो में हमने फर्म की कर योग्य आय एवं कर की गणना किस प्रकार की जाती है ये सीखा था, और इस वीडियो में हम फर्म के साझेदारों की आय की गणना कैसे की जाती है ये देखेंगे, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू फर्म की कुल आय और साझेदार की आय कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साझेदार की फर्म से आय की गणना कैसे की जाती है। तो इसके अंतर्गत भी आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि जब धारा 184 लागू होती है और जब धारा 184 की शर्तें पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले देखते हैं हम जब साझेदार की फर्म से आय जब धारा 184 की शर्तें लागू होती है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी आय या व्यय पर या तो कर एक बार ही लगेगा और यदि व्यय है तो कटौती भी केवल एक ही बार लगती है। इसलिए जो साझेदार की फर्म से आय होगी यदि 40D में दी गई राशि से अधिक है तो फर्म की आय में शामिल करेंगे, और यदि राशि अधिक नहीं है तो साझेदार की आय में शामिल करते हैं। साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि यदि 184 की शर्तें लागू हो रही हैं तो यहाँ पे पूंजी पर जो हम ब्याज लेते हैं वो 12% तक का ब्याज लेंगे, 12% तक। यदि प्रश्न में 5%, 7% भी दिया हुआ हो तो भी आपको 12% तक ही, मतलब 5% या 6% ही लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है। ये राशि यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह जब हम पारिश्रमिक की बात करते हैं तो पारिश्रमिक में वो राशि लेंगे जितना कि हमने व्यापार से आगे स्वीकृत किया है। साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में कुल आय की गणना करना सीखा था। जो राशि हमारे यहाँ माइनस होके सक्रिय साझेदारों के पारिश्रमिक में यहाँ पे आती है वही राशि को हम यहाँ पे साझेदारों की आय में शामिल करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं जितना फर्म की आय में शामिल किया गया है, स्वीकृत किया है, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं सिंपल अर्थ में स्वीकृत राशि, स्वीकृत राशि, ये दोनों राशि इसमें आ जाती हैं। अब यदि बात करें कि धारा 184 की शर्तें जब लागू नहीं होती है, जब लागू नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में हमारे पूंजी पर ब्याज और साझेदारों का पारिश्रमिक संपूर्ण राशि की चूंकि अस्वीकृत होती है इसलिए साझेदारों की आय नील हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे पूंजी पर ब्याज नील और पारिश्रमिक भी नील ही कहलाएगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, मेसर्स कनक ट्रेडर्स का लाभ हानि खाता दिया हुआ है और हमें फर्म की कुल आय और साझेदारों की फर्म से कुल आय कर योग्य आय की गणना करनी है, और वो भी 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट दिया है आपको जब धारा 184 की शर्तें पूरी होती हैं, और दूसरे पॉइंट में हम निकालेंगे जब धारा 184 की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब धारा 184 की शर्तें पूरी होती है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने फर्म की कुल आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसका पूरा फॉर्मेट आप लोगों ने सीखा है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ। चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपये, ये लिखा। उसके बाद यदि धारा 184 की शर्तें पूरी होती है तो जो हम यहाँ पे पूंजी पर ब्याज लेते हैं अस्वीकृत व्ययों की मदों में वो हमारा होता है 12% से अधिक। आपको इस क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है चूंकि 14,000 और 7,000। 14,000 है 14% के लिए, तो अधिक कितना है 2%। तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं 14,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाता है 2000। इसी प्रकार हम नेक्स्ट y के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। ये
हमारा आता है 1000। तो ये दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल हो गया हमारा 3000। अब नेक्स्ट जब हम पारिश्रमिक की बात करते हैं तो 184 के अंतर्गत कुछ राशि स्वीकृत भी होती है, लेकिन जो राशि स्वीकृत होगी उसकी गणना पुस्तक लाभ के उपरांत की जाती है। इसलिए हम यहाँ पे संपूर्ण वेतन, कमीशन, बोनस जो भी आपको प्रश्न में दिया होगा वो समस्त राशि ले लेते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक्स का वेतन आपको दिया है 55,000, फिर इसी तरह से वाई का 80,000 और वाई का कमीशन आपको दिया हुआ है 27,000। अब इसके उपरांत हम जो भी अस्वीकृत व्ययों की मदें हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। इन संपूर्ण राशियों को जोड़ने पे हमारा आता है 4,15,000। ये राशि हमारी कहलाती है पुस्तक लाभ। इसके उपरांत हम करते हैं लेस सक्रिय साझेदारों का पारिश्रमिक। ये केवल 184 की शर्तों का पालन होने पर ही किया जाता है और इसके अंतर्गत हमारे लिए 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, वास्तविक राशि, जितनी इनको पारिश्रमिक के रूप में वास्तविक राशि मिली है वो संपूर्ण राशि। यहां से हम देख सकते हैं एक्स का वेतन, वाई का वेतन और वाई का कमीशन, ये तीनों राशियों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। 55,000, 80,000 और 27,000। इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1,62,000। उसके उपरांत हम करेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वैधानिक राशि। वैधानिक राशि के अंतर्गत 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, प्रथम 3 लाख का 90% या 1,50,000 रुपए जो अधिक हो। तो प्रथम 3 लाख का 90% 2,70,000 और 1,50,000, तो दोनों में से जो अधिक हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं वो राशि 2,70,000। उसके उपरांत शेष का 60%, शेष राशि मीन्स पुस्तक लाभ में से 3 लाख रुपए को घटाने के उपरांत जो राशि बचती है, इसमें से जब हम घटाते हैं तो हमारी राशि बचती है 1,15,000। तो 1,15,000 का हम 60% निकालते हैं। 69, ये हो गया हमारा 69,000। फिर 69,000 और 2,70,000 जो हमने अभी निकाला है उनको हम प्लस कर देते हैं। तो ये हमारी राशि आती है 3,39,000। 3,39,000 इन दोनों को जोड़ने पर। इसके बाद हम देखते हैं ए और बी दोनों में से जो कम हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए पॉइंट वास्तविक राशि हमारी 1,62,000 है और बी पॉइंट में हमारा दोनों को प्लस करके 3,39,000 आया है। चूंकि दोनों में कम हमारा 1,62,000 रुपए है, इसलिए हम यहाँ पे 1,62,000 रुपए की राशि स्वीकृत मानते हैं। उसके उपरांत पुस्तक लाभ में से सक्रिय साझेदारों का पारिश्रमिक जो स्वीकृत हुआ है, जो अभी हमने निकाला है, उसको हम माइनस कर देते हैं। 4,15,000 माइनस 1,62,000, तो ये राशि हमारी आती है 2,53,000। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूंजी पर ब्याज और पारिश्रमिक की गणना किस प्रकार की जाती है। अब उसके उपरांत हम आते हैं इसी प्रश्न में साझेदार की आय की गणना हम किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज जो होगा वो केवल 12% तक का ही लेना है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो जो राशि आपने यहाँ पे छोड़ी है, मतलब जितना आपने नहीं लिया मीन्स स्वीकृत किया है, केवल वही राशि लेनी है। तो आप चाहो तो 12%
निकाल के करो या फिर माइनस करके भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपके x का ब्याज दिया हुआ है 14,000 रुपए, 14,000 माइनस 2,000 करने पर ये हमें राशि प्राप्त होती है 12,000 x के लिए। इसी तरह y के लिए, y की राशि दी हुई है 7,000, 7,000 में से 1,000 माइनस किया तो ये राशि आ गई हमारी 6,000। या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर प्रश्न में जो दिया है 14,000 डिवाइड 14 से और इंटू 12 से, उसके उपरांत पारिश्रमिक देखते हैं और वो भी वही राशि जो स्वीकृत हो और वो भी आनुपातिक रूप से। जैसे कि यहाँ पे हमारी स्वीकृत राशि कितनी हुई 1,62,000 रुपए और वही हमारा वास्तविक पारिश्रमिक ही है। यहाँ आप देख सकते हो 1,62,000 रुपए ये स्वीकृत हुआ और यदि हम वास्तविक पारिश्रमिक की बात करें तो भी वो हमारा 1,62,000 ही है, इसलिए हम पूरी राशि यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि x का वेतन 55,000 तो x साझेदार की आय कहलाएगी 55,000 और y का वेतन और कमीशन ये दोनों राशियां मिला के हम यहाँ पे लिख देते हैं 80,000 प्लस 27,000 तो ये हो जाएगी 1,60,000। फर्म से आय जो है वो 2,53,000 रुपए है। इस पर कर फर्म देता है, इसलिए अब साझेदारों को जब आय प्राप्त होगी तो इसमें हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये कर मुक्त होता है, इसलिए केवल पूंजी पर ब्याज और पारिश्रमिक यही दो राशियां इसमें ली जाती है। पुनः हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 67,000, x की आय 67,000 और इसी तरह y की आय 1,13,000 रुपए। ये कैलकुलेशन हुई तब जब फर्म 184 की शर्तें को पूरा करती है। अब इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जब फर्म 184 की शर्तें पूरा नहीं करती है तो आपको ध्यान में होगा कहाँ अंतर आता है। एक, पूंजी पर ब्याज संपूर्ण राशि अस्वीकृत कहलाती है तो यहाँ पे आपको पूरी राशि लेनी है। नेक्स्ट, जब वेतन भी लिया जाएगा यहाँ पे भी आपको संपूर्ण राशि लेनी है और पुस्तक लाभ के बाद जो हमने कैलकुलेशन की है ये पूरी जो स्वीकृत राशि मान के हम करते हैं वो कैलकुलेशन अब इसमें नहीं जाती। तो आप इसी क्वेश्चन में दोनों में क्या डिफरेंस है वो आसानी से समझ सकते हैं। शुद्ध लाभ 2,50,000 रुपए लेंगे। पूंजी पर जो ब्याज है वो 12% से अधिक ना होके संपूर्ण राशि ली जाएगी और वेतन जो है यहाँ पे तो वैसे भी हम संपूर्ण राशि ही लेते हैं जब 184 की शर्तें पूरी होती है तो भी और अभी भी। और ये जो नीचे की कैलकुलेशन है ये हमारी कोई कैलकुलेशन अब इसमें नहीं हो। तो अब इसे हम हल करते हैं। शुद्ध लाभ 2,50,000 रुपए प्लस अस्वीकृत व्यय जिसमें पूंजी पर ब्याज x और y दोनों के लिए। x का पूंजी पर ब्याज अब हम यहाँ पे संपूर्ण राशि लेंगे। यहाँ पे जो राशि आएगी वो आएगी संपूर्ण मीन्स 14,000 और 7,000। इसको आप चाहो तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो 21,000। x का वेतन, y का वेतन और कमीशन ये भी संपूर्ण राशि ही आती है मीन्स संपूर्ण राशि अस्वीकृत कहलाती है। यही हमारा पुस्तक लाभ है और यही हमारी कुल आय है। कुल आय, व्यापार लाभ बोल सकते हैं इसी को, कुल आय भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अन्य आय नहीं है, कुल आय। और इसी तरीके से आप देखिए इसमें साझेदार की फर्म से आय में क्या डिफरेंस है। किसी भी आय पर एक बार कर लगता है, वैसे ही व्यय जो होते हैं उनकी कटौती भी एक ही बार मिलती है। क्योंकि यहाँ पे हमने संपूर्ण व्यय को अस्वीकृत कर दिया है, मतलब इसको जोड़ के अब फर्म कर देगी, इसलिए अब साझेदारों की जो आय है वो हमारी नील कहलाएगी। ये अब हमारा यहाँ 12% तक का पॉइंट नहीं रहेगा, यानी ये संपूर्ण आय नील नहीं। इसी तरह जब हम पारिश्रमिक की बात करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं स्वीकृत राशि
दी ही नहीं, इसलिए ये अमाउंट भी हमारी क्या हो जाएगी, निल। और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा निल। फर्म से आया वैसे भी टैक्स भी होता है, इसलिए पूंजी पर ब्याज पारिश्रमिक निल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।